नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की उपन्यास निर्मला भाग 12 में। मित्र आया और बोला, भाई रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसा हिकामत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियाँ तो लौंडों से ही खुश होती हैं। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ गई। सोचा था 2-4 साल और ज़िंदगी के मज़े लेंगे, पर यहाँ पर तो उल्टी ही हो गई। नयन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है? ज़रा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ़ कर दो, बस रंग जम गया। तोताराम कहता है, यह सब कुछ करके मैं बैठा हूँ। नयन, अच्छा, कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट भी मज़ा चखाया? तोता, अजी यह सब कर चुका हूँ। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तहान ले चुका। सब कोरी गप्पे हैं। नयन, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, ज़रा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल के चेहरे पर एक झुर्रिया भी हो, सिर का बाल भी पका नहीं मिलेगा। न जाने क्या जादू करते हैं कि आदमी का चाल ही बदल जाता है। तोता, फीस क्या लेते हैं? नयन, फीस तो सुना है शायद 500 रुपये लेते हैं। अजी छोड़ो, कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगा दो, 2-4 दिन के लिए चेहरा चिकना कर देता हो। इस्तेहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, ज़रा दिलगिल सही। 500 रुपये बहुत बड़ी रकम है। नयन, तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन सी बड़ी रकम है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहले यही काम करता। जवानी की 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। तोता, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फिक्री जड़ी बूटी जो कि बिना हर फिटकरी के रंग चखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन, तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। यह ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुटकदार पैजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बंधा हुआ, आँखों में सुरमा और बालों में हीना का तेल पड़ा हुआ। तोंद का पिचकना भी ज़रूरी है। दोहरा कमरबंद बांधे। ज़रा तकलीफ़ तो होगी, पर अचकन सज उठेगी। खिजाब में ला दूंगा। 2-50 गज़लें याद कर लो और मौके पर शेर पढ़ दो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं है। बस जो तुम हो वही तुम हो। जवानमंदी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर 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 तलवार लेकर निकलो बाहर। हाँ, ज़रा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो। नहीं तो सारी ही पोल खुल जाएगी, मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवानमंदी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन जो ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहो, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर। कहते दौड़ जाओ। ज़्यादा नहीं, 1 महीने मेरी बात का इम्तहान करके देखो। अगर वह तुम्हारी दम न भरने लगे तो जवान मेरी काट देना। जो कहोगे वो जुर्माना दे दूँगा। तोताराम ने उस वक्त तो बड़ी बातें में हंसी हंसी में हाँ हाँ कर दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन इसमें कि कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं। उनका असर पड़ने में कोई संदेह ना था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाए। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गज़लें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यपद था, लेकिन वीरता के डिंग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज़ अपनी जवानी मंदी का कोई संदेह, कोई प्रसंग अवश्य छोड़ देते थे। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो गया। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो,
उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य की बात है। निर्मला पर यह पागलपन का और क्या रंग जमता हो, उसे उन पर दया आने लगी। निर्मला अब उनसे क्रोध और घृणा नहीं करती थी, अब उसे उन पर दया आने लगी। वह बात बात में उनकी चुटकियाँ लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती थी कि वह समझ न जाए। वह सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। यह सारा स्वयं केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल सकते नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बाके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला गया था, अंधेरा था। ज्यों ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 2-3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो, तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला, पास में सिर्फ यह छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए, होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यही तक का साथ था। मगर मैंने भी सोचा, मरता ही हूँ तो वीरों की तरह क्यों न मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ है, चुपके से चला जाए यहाँ से। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ ये छड़ी है और इसका मूल्य एक आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकला था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज़ होती थी और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों में खूब तलवार के जौहर दिखाए, मुझ पर रेफ तक ना आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक तो जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयां करूँ। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहाँ से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यह डाल नहीं गलेगी तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोक कर बोले, जवान, तुम वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 300 पर भारी गांव ढोल बजा कर लुटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। यह तुम्हारा लोहा मान गए। यह कहकर तीनों फिर नज़रों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने हुए होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी भी तो उचकती हुई, जिनमें कोई निशान नहीं पड़ सकता था। अभी उसके मुंह से पूरी बात भी नहीं निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हाँफते हुए बोली, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है, मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी हूँ। मुआ कोई 2 गज का होगा, फन निकाले फुपकार रहा है। जरा चलो चलो, जल्दी डंडा लेके चलो। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपा कर बोले, सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मणी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरा चल कर देख तो लो। हे भगवान, मर्द हो और डरते हो। मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे में फिर टिक गए। उनके पाँव ही नहीं उठते थे। कलीजा धक धक कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। बोले, डरता नहीं हूँ, साफ ही तो है, शेर तो नहीं। अगर सांप पर लाठी नहीं असर करती, जाकर किसी को भेजूं, किसी के घर से भाला लाए। यह कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वह खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में ले कमरे में घुसी तो पड़ा और तुरंत चारपाई के नीचे सांप को निकाल भगाया। बदले में फन निकाल कर खड़ा हो गया सांप। मनसा ने चपट कर चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमा दिए। सांप चादर के अंदर तड़प तड़प कर मर गया। उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला गया। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए जा रहे थे। मनसाराम को सांप लटकाए आते देख तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? कोई फेंक आए तो? यह कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूंछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास आकर बोले, मैं जब तक जाऊं आऊं। मनसाराम ने मार डाला। बेझिझक लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा।
सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए। यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं। सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों को ही मुट्ठी में पकड़ कर मसल दिया है। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दांगी।